दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2014 रिलीज्ड एक साइकोलॉजिकल हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है अ गुड मैरिज। इस कहानी की शुरुआत होती है एक एल्डरली कपल बॉब एंड डार्सी के साथ जो बहुत ही धूमधाम से अपने 25th मैरिज एनिवर्सरी मना रहे थे। उनकी फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स सभी आए थे पार्टी में। उनमें से कुछ उनके लिए जेन्युइनली खुश थे और कुछ उनके खुशी से जेलस थे। एक्चुअली इस उम्र में भी डार्सी इतनी अट्रैक्टिव है, बॉब उसे इतना पैम्पर करता है। उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ इतनी स्मूथली चल रही है, ये सबके लिए हजम करना टफ हो रहा था। कोई इतना लकी कैसे हो सकता है। हम देखते हैं उसी पार्टी में बॉब डार्सी को एक इयररिंग भी गिफ्ट करता है, अ पेयर ऑफ फिश इयररिंग्स, उसके जोडियक साइन से मैच करते हुए। कितना थॉटफुल है ना। बॉब के अंदर एक परफेक्ट हस्बैंड के सारे क्वालिटीज थे, बस एक चीज को छोड़कर। भले वो डार्सी से प्यार करता है, लॉयल है, लेकिन दूसरे लड़कियों को चेकआउट करने से खुद को रोक नहीं पाता। आदत है, ही रियली कांट हेल्प इट। इनफैक्ट उस रात भी जब पार्टी खत्म होने के बाद वो घर लौटता है, तब भी उसकी नजर उनकी नेक्स्ट डोर नेबर बेटी की तरफ पड़ती है। डार्सी जानती है इस बात को। कभी कभी बॉब को डांट भी देती है, लेकिन सीरियसली कुछ माइंड नहीं करती। इसके ठीक अगले दिन ही बॉब को एक काम पे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। उनके बच्चे भी अपने अपने घर लौट जाते हैं, तो अकेली रह जाती है डार्सी। बहुत दिनों के बाद टीवी ऑन करती है वो, और करते ही उसकी नजर पड़ती है एक न्यूज के तरफ। पता चलता है एक दूसरे शहर में रेलवे ट्रैक के पास एक लड़की की लाश मिली है। रेप करने के बाद बहुत ही ब्रूटली खून किया गया है बेचारी का। पुलिस का शक है ये इनफेमस सीरियल किलर बीडी का काम है, जिसने पिछले कुछ महीनों में बिल्कुल इसी तरह 12 लड़कियों का खून कर चुका है। अगर ये सच में वो हुआ तो उन्हें जरूर इसी हफ्ते इस लड़की का आईडी कार्ड भी रिसीव हो जाएगा विद अ थ्रेट मेल। यही उसकी पैटर्न है। पुलिस बहुत कोशिश कर रही थी इस दरिंदगी को रोकने की, इस पागल खूनी को पकड़ने की, मगर अभी तक उन्हें एक भी क्लू नहीं मिला। ये बीडी खुद को हाइड करने में माहिर है, कुछ ज्यादा ही चालाक है वो। भले ही इस शहर में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर भी सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। हर जगह यही डिस्कशन चल रही थी। देखा गया है बीडी हर बार अकेले लड़कियों को ही टारगेट कर रहा है, और इस वक्त डार्सी भी घर में बिल्कुल अकेली है, तो उसे डर लगने लगा था। शाम होते ही वह सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है, लेकिन कुछ देर बाद ही टीवी का रिमोट काम करना बंद कर देता है, तो उसे गैराज में जाना पड़ता है बैटरी ढूंढने। और जैसे ही वहां वो जाती है, उसे बाहर एक आदमी दिखता है जो अंधेरे में खड़े उनके घर की तरफ झांक रहा था। ये आदमी उसे कल रात पार्टी में भी दिखा था, बहुत ही अजीब नजरों से घूर रहा था उसे। तब डार्सी को लगा था बॉब का कोई कलीग होगा, मगर आज उसका इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। तो डार्सी सभी लाइट्स ऑफ करके गैराज के कोने में छुप जाती है। तब तक छुपी रहती है जब तक वो आदमी निकल ना जाए। उसके जाने के बाद रिलैक्स्ड होकर डार्सी फिर से अपना काम स्टार्ट करती है। उसे बैटरी तो मिल जाती है, मगर साथ में कुछ बहुत पुराने मैगजीन्स भी मिलते हैं जिसमें लड़कियों के नूड पिक्चर्स थे। डार्सी को अजीब तो लगता है, मगर वो चौंकती नहीं, क्योंकि असली चौंकाने वाली बात इसके बाद उसे पता चलती है, जब उसे टेबल के नीचे से एक हिडन सेक्शन मिलता है। उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स था जो शायद उनके बेटी ने कभी बॉब को दिया था, और उस बॉक्स के अंदर था कुछ कार्ड्स, जिसे देखकर डार्सी का होश उड़ जाता है, क्योंकि ये असल में आईडी कार्ड्स थे, वो भी उस लड़की के जिसकी लाश बस 2 दिन पहले ही पुलिस को रिसीव हुई है। लेकिन ये सब यहाँ कैसे आया? इसका एक ही जवाब हो सकता था, जो डार्सी को पता है। वो दरिंदा पागल खूनी और कोई नहीं, उसका पति बॉब है। फिर भी वो मानना नहीं चाहती थी। डर से उसके हाथ पैर सुन पड़ चुके थे। वो किसी तरह सारी चीजों को उनकी जगह पर रख के घर भागती है, और घर में एंटर करते ही उसे कॉल करता है बॉब। भले डार्सी से जितना हो सके उससे नॉर्मली बात करने की कोशिश करती है, मगर उसके आवाज से ही बॉब को पता लग जाता है कि वो रो रही थी। वो घर आने की जिद करने लगता है, जो डार्सी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो वो एक झूठ मूठ की कहानी बनाती है और बॉब को कन्विंस करती है काम पूरा करके ही लौटने के लिए। इनफैक्ट साथ में उसे एक एक्स्ट्रा काम भी याद दिलाती है। इससे एटलीस्ट उसे 2 दिन का वक्त तो मिल जाएगा, तो वो सोच सकेगी उसे आगे क्या करना है। बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही थी डार्सी।
सबसे पहले उसे श्योर होना था जो वो सोच रही है वही सच है या नहीं। तो वो बॉब के कंप्यूटर पे सर्च करती है और नोटिस करती है लास्ट कुछ महीनों में कंपनी के काम से बॉब जहां जहां गया है खून उसके आसपास ही हुए हैं। ये उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था, ना ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता था। डार्सी बीडी के बारे में भी सर्च करती है, उसके विक्टिम्स के बारे में, और वो समझ जाती है बीडी को इंग्लैंड का सबसे ग्रूसम किलर क्यों माना जाता है, क्योंकि वो सिर्फ रेप नहीं करता, ना सिर्फ उसे छुपाने के लिए खून करता है, बल्कि अपने हर एक शिकार को वो तड़पाता है, टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है, एग्जैक्टली किसी जंगली जानवर की तरह नोच नोच कर मार डालता है उन्हें। क्या इतनी इनह्यूमैनिटी बॉब जैसे एक साधारण अकाउंटेंट के अंदर हो सकती है? इसका जवाब डार्सी को अगले ही पल मिल जाता है जब रिसेंट विक्टिम्स के फोटो चेक करते वक्त उसे एक फोटो में अपनी वो इयररिंग्स नजर आती है जिसे बॉब ने एनिवर्सरी के रात उसे गिफ्ट किया था। जरूर इस लड़की को मारने के बाद उसके कान से उतार लिया होगा उसने। बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही थी डार्सी। उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए वो स्लीपिंग पिल लेकर सो जाने का डिसीजन लेती है। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं अपने नए शिकार का पीछा करते हुए। वो जब भी बाहर जाता है रात भर यही तो करता है, परफेक्ट लड़की ढूंढना, स्पॉट सेलेक्ट करना। इस चूहे बिल्ली के खेल में कितना मजा आता है और कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन उस रात वो और कुछ नहीं करता, उसका दिमाग किसी और चीज में बिजी था। डार्सी को वो बहुत अच्छे से जानता है। फोन पर उसका बर्ताव बहुत अजीब लगा था उसे, जो उसके स्टोरी से मैच नहीं कर रहा था। तो बॉब को शक होता है और वो उसी रात घर वापस आ जाता है। तब ऊपर के कमरे में डार्सी सो रही थी। स्लीपिंग पिल खाने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी उसे, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे मन में। तो रात के 3:30 बजे जैसे ही नीचे दरवाजे की आवाज होती है वो जाती है चेक करने। लेकिन बॉब तो इससे पहले ही घर में घुस चुका था और गैराज में जाकर अपने चीजों को देखकर श्योर हो चुका था कि डार्सी को सब कुछ पता चल चुका है। एक्चुअली डार्सी ने सारी चीजों को एज इट इज रखने की पूरी कोशिश तो करी थी, फिर भी उसने बॉक्स को उसके यूजुअल स्पॉट से थोड़ा सा लेफ्ट में रखा था और कार्ड्स पर 2 की जगह एक बैंड लगाई थी। साथ में बॉब अपना कंप्यूटर भी चेक करता है, जिसमें से हड़बड़ी में डार्सी सर्च हिस्ट्री डिलीट करना भूल गई थी और इसके पास ही पड़े थे बहुत सारे चॉकलेट रैपर्स। बॉब को पता था डार्सी जब परेशान रहती है तब भी वो इतने सारे चॉकलेट्स खाती है, और वो परेशान क्यों है इसका जवाब बॉब जानता है। वो कोई प्रिटेंस नहीं करता, डायरेक्टली डार्सी के सामने जाकर सब कुछ कन्फेस कर देता है। कहता है स्कूल में उसका एक दोस्त हुआ करता था बीडी नाम से, उसने उसे ये आइडिया दिया था कि वो लोग अपने क्लास के कुछ एरोगेंट लड़कियों का किडनैप करके उनका रेप करेंगे, उनका घमंड तोड़ने के लिए। वो दोस्त एक एक्सीडेंट में मर गया, उनका प्लान भी कभी पूरा नहीं हुआ, मगर बॉब के दिमाग में ये आइडिया बैठ चुका था। उसने बहुत कोशिश करी उसे भुलाने की, मगर वो आइडिया एक आवाज बनकर उसे हर रोज परेशान करती रही। तो एक दिन उसने भी हार मान लिया और लड़कियों का खून करने लगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म ही नहीं हुई, उल्टा बढ़ती रही। अभी बीडी उसका एक हिस्सा बन चुका है, जिसे वो चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर सकता। अगर डार्सी चाहे तो पुलिस को बता सकती है वो सरेंडर करने के लिए राजी है, लेकिन उसके बाद उनके फैमिली का क्या होगा, उनके बच्चे, उनके रेपुटेशन? क्या डार्सी उनका फ्यूचर बर्बाद कर पाएगी? लोग तो उस पर भी सवाल उठाएंगे। तब एग्जैक्टली यही सवाल इतनी देर से डार्सी भी सोच रही थी। उसे डर भी लग रहा था ज्यादा कुछ बोलने से बॉब अगर उस पर हमला कर दे तो वो बॉब को गुस्सा नहीं दिलाती, कुछ वक्त देने के लिए कहती है, और बातों बातों में कब वो सो जाती है उसे खुद नहीं पता। सुबह उसकी नींद टूटती है एक भयानक सपने से। वो देखती है बॉब उसका गला पकड़ के उसे चोक करने की कोशिश कर रहा है। डार्सी सांस नहीं ले पा रही। भले उसका यह सपना सच नहीं होता, मगर उसका डर इलॉजिकल नहीं था। क्लीनिंग के वक्त उसे बॉब के साइड टेबल पर एक चाकू मिलता है, जो शायद वो कल रात लेकर ही सोया था। मतलब अगर बात बिगड़ जाती तो शायद वो डार्सी को मार डालता। ऐसे एक पागल खूनी के साथ रहने का मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था डार्सी का, लेकिन छोड़ने का ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती।
वो पूरा दिन बैठ के बहुत सोचती है और रात में जब बॉब घर लौटता है उससे एक डील करती है कि वो एक ही शर्त पर बॉब के साथ रह सकती है, अगर वो उसे प्रॉमिस करे कि वो अपना ये पागलपन बंद कर देगा और किसी का खून नहीं करेगा, साथ में अपने लेटेस्ट विक्टिम के आईडी कार्ड्स को भी पुलिस तक नहीं भेजेगा, दूर कहीं जंगल में जाकर दफना देगा उन्हें। डार्सी इस चैप्टर को भुला देना चाहती थी पूरी तरीके से, तो जब बॉब अपना प्रॉमिस रखने के लिए राजी हो जाता है वो भी मूव ऑन करने की डिसाइड करती है। लेकिन क्या वो सच में कुछ भी भुला पाती है? नहीं, उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर रह जाता है। छुप छुप कर नजर रखने लगती है वो बॉब के ऊपर, क्या पता कब उसका इरादा बदल जाए। कुछ ही दिनों में उनकी बेटी की शादी है। उनके बेटे ने बस अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है। वो लोग कितना एक्साइटेड है अपने फ्यूचर को लेकर। ऐसे में डार्सी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी उनका कोई गलत कदम उनके सपने को बर्बाद कर दे, भले ही उसके लिए उसे कितना ही कॉम्प्रोमाइज क्यों ना करना पड़े। बॉब को भी ये बात अच्छी तरीके से पता था, इसी का तो फायदा उठा रहा था वो, अपना परिवार और बच्चों की दुहाई देकर खुद को बचा रहा था। तो ऐसे ही बीत जाते हैं कुछ दिन और एक दिन डार्सी को एक न्यूज दिखती है जिससे पता चलता है कल रात पुलिस को एक लेडी की लाश मिली है फिर से, वो भी उसी जगह जहां बॉब काम पे गया था। तो क्या उसका पागलपन फिर से लौट आया है? डर से डार्सी की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन पता चलता है ये खून किसी और ने किया है। पुलिस ने खूनी को अरेस्ट भी कर लिया है। इसके दूसरे दिन ही डार्सी नोटिस करती है बॉब उनके नेबर एंड फ्रेंड बेटी को चेकआउट कर रहा है। शायद उसके अंदर का डीमन जाग चुका था। तो कुछ देर बाद जब वो देखती है बॉब गाड़ी के नीचे लेट कर कुछ रिपेयर कर रहा है, उसका तो मन करता है लिवर हटाकर उसी वक्त उसे इस गाड़ी के नीचे दफन कर दे। आसपास कोई था भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट मौका था। मगर फिर उसे याद आ जाता है उनकी बेटी की शादी है ठीक 2 दिन बाद। अपने पिता से बहुत प्यार करती है बेचारी, उसके इस हैवानियत के बारे में उसे कुछ नहीं पता, तो फालतू में उसका स्पेशल डे क्यों खराब करना। डार्सी चुप रहती है ये सोचकर कि इसी में सबकी भलाई है। सब कुछ अच्छे से लिपट भी जाता है, लेकिन उसके जहन के किसी कोने में डर तब भी पनप रहा था। क्या बॉब पर भरोसा करना सही हो रहा है? एक दिन उसे एक बहुत ही भद्दा सपना आता है। वो देखती है बॉब का अगला टारगेट उसकी अपनी बेटी है। उसका गला काटने से बॉब का हाथ बिल्कुल भी नहीं कांप रहा। डार्सी को पता था यह सपना एक वार्निंग है, बॉब जैसे शैतान कभी बदल नहीं सकते। तो वो उससे छुटकारा पाने का एक प्लान बनाती है। सब कुछ ऐसे अरेंज करती है जिससे ना बॉब को भनक लगे ना उसके मरने के बाद कुछ भी अब नॉर्मल लगे। एक रात वो दोनों जाते अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करने, बिल्कुल पहले की तरह। बॉब तो बहुत खुश था और खुशी के मारे उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर लिया था, इतना कि लौटते वक्त वो ड्राइव तक नहीं कर पाता। डार्सी बिल्कुल ऐसी एक मौके की तलाश में थी, तो वो इसका पूरा फायदा उठाती है। जब बॉब नशे के हालत में सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, वो उसे धक्का दे देती है। रेलिंग टूटकर नीचे गिर जाता है बॉब। उसके सर से खून बहने लगा था, उसका स्पाइन भी टूट चुका था, लेकिन इतने सारे चोट के बावजूद उसकी मौत नहीं होती। डार्सी को भी यही डर था, इसलिए उसने पहले से इंतजाम कर रखा था। जैसे ही बेहोश बॉब का सेंस लौटता है, वो एक प्लास्टिक ठूस देती है उसके मुंह में, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे चोक करने लगती है। इतने दिनों से जो कुछ भी उसे सहना पड़ा, जो मेंटल अब्यूज का शिकार हुई, वो सब कुछ आज ही खत्म करना होगा उसे। बॉब खुद को बचा नहीं पाता। डार्सी उसे मारकर ही चैन की सांस लेती है, मगर अभी भी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। उसे इस खून को एक्सीडेंट दिखाना था। तो वह सबसे पहले उस प्लास्टिक को क्लीन करती है और देखती है उसमें एक होल बन चुका है। तो वो बॉब के मुंह में चेक करती है, जहां उसे प्लास्टिक का टुकड़ा मिल जाता है। अगर ये पुलिस को नजर आ जाती तो शायद उन्हें शक हो जाता। इसके बाद डार्सी ग्लव्स पहनकर बेसिन और प्लास्टिक को क्लीन करती है, फिर फ्रिज में रखे मीट को उसी प्लास्टिक में रैप करके रख देती है। उसके बाद उन ग्लव्स को अच्छे से क्लीन करके फेंक देती है डस्टबिन के अंदर। उसने बहुत सोच समझ कर सारा प्लान रेडी किया था। हर एक स्टेप को बहुत समय लेकर सोचा था उसने, इसीलिए उन्हें एग्जीक्यूट करने में उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होती। इसके बाद वो इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके थोड़ा सा नाटक करती है और केस सॉल्व हो जाता है। किसी को कोई शक ही नहीं होता। फ्यूनरल के दिन जब सभी एक अच्छे पिता, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे कलीग की तारीफ कर रहे थे, बहुत हंसी आ रही थी डार्सी को। ये इंसान असल में क्या था वो तो बस उसे ही पता है। डार्सी
बहुत खुश थी इस एंडिंग से। उसे लग रहा था उसने सच को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया है, मगर उसे पता नहीं था किसी और को भी बीडी की असलियत पता है। मे बी उससे भी पहले से पहचानता है वो बीडी को। एक दिन एक आदमी आता है डार्सी से मिलने। ये वही आदमी था जिसे हमने शुरू से इस फैमिली पर नजर रखते हुए देखा था। पता चलता है इसका नाम मिस्टर रैम्से है और वो एक डिटेक्टिव है, रिटायर्ड है, बीमार है, लेकिन इस बीटी के बारे में पता चलने के बाद वो और खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उनके लंबे करियर के एक्सपीरियंस के कारण उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा सच्चाई जानने में। वो बिल्कुल श्योर थे बीटी और बॉब एक ही इंसान है, बस उनके पास कोई सबूत नहीं था। तो जब वो डार्सी से मिलते हैं उससे कोई सवाल नहीं पूछते, बस अपनी थ्योरी बताते हैं और उसी से डार्सी समझ जाती है ये उसके लिए खतरा बन सकता है। उसके सारे प्लान पर पानी फिर सकता है जो वो होने नहीं दे सकती थी। अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है वो, एक और खून ही सही। तो डार्सी इसको भी रास्ते से हटाने की डिसीजन लेती है। बीमार आदमी है, स्ट्रांग भी नहीं है, तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। वो आगे भी बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही वो बंदा खुद बे खुद बेहोश होकर गिर जाता है। उसे दौड़े पड़ने लगे थे। बेटी उसे रेस्क्यू करके हॉस्पिटलाइज करती है और वो बच भी जाता है, लेकिन इससे डार्सी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो वो फिर से अटेम्प्ट लेती है। रात के अंधेरे में छुप कर घुस जाती है हॉस्पिटल में। डिटेक्टिव उसे देखकर ही समझ जाता है कि वो उसे मारने आए हैं, लेकिन डार्सी का इरादा कुछ अलग था। वो डिटेक्टिव को वो बॉक्स देती है जिसमें बीटी के लेटेस्ट विक्टिम के आईडी कार्ड्स थे। अगर डिटेक्टिव चाहे तो इससे कुछ भी साबित कर सकता है। इन अ वे डार्सी खुद को सरेंडर कर रही थी, लेकिन वो डिटेक्टिव ऐसा कुछ नहीं करते। उन्हें तो बस श्योर होना था। हाँ, अगर बीटी जिंदा रहता तो वो उसे जरूर अरेस्ट करते, लेकिन अब बात कुछ और है। उसे उसकी सजा मिल चुकी है और डार्सी, उसने जो किया वो बिल्कुल सही था, तो उसे सजा देने का सवाल ही नहीं उठता। डिटेक्टिव का केस सॉल्व हो चुका था, तो वो उस बॉक्स को लौटा देती है और चैन से सो जाती है। उधर डार्सी भी लौट जाती है अपने जिंदगी में सुकून से जीने के लिए।